नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका पुनः स्वागत है। कल हमने बात की थी वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं को लेकर के कि उसमें किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए और किस कारण से हम उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उसके आगे के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के चरण। तो हमारा आज का जो विषय है वो है वैज्ञानिक पद्धति के चरण। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता शोध करने जाता है तो वह अपने शोध के अंतर्गत जो विधि अपनाता है वो वैज्ञानिक विधि पद्धति के अनुसार अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाता है। तो उसके अंतर्गत ये सबसे पहले उसको इन सब बिंदुओं के आधार पर वो अपनी शोध समस्या का एक प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार करता है और उसके बाद एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण के अंतर्गत सबसे पहला चरण जो आता है वो आता है समस्या का चुनाव, अर्थात सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत सर्वप्रथम एक विशिष्ट समस्या का चुनाव किया जाता है ताकि एक विशिष्ट घटना पर अनुसंधानकर्ता का एक ध्यान केंद्रित किया जा सके। समस्या का चुनाव में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक शीर्षक का चुनाव, कि हम किस शीर्षक को लेकर के हम एक काम करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी भी समाज को ले लीजिए, किसी भी जाति को ले लीजिए। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जैन समाज के परिवर्तित प्रतिमा। तो ये क्या हो गया, ये एक उदाहरण ये हो गया कि हमारा शीर्षक का चुनाव हो गया और वो क्या हो गया, ये एक हमारी समस्या हो गई। तो समस्या क्या होगी कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम जैन समाज के अंतर्गत उनमें होने वाले जो प्रतिमान है उनके में जो परिवर्तन है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा समस्या का चुनाव हो गया। अगला बिंदु आता है उद्देश्य का चयन। उद्देश्य का चयन तो क्या, तो जब अनुसंधानकर्ता अपना समस्या का चुनाव कर लेता है, कोई एक शीर्षक डिसाइड कर लेता है कि हम इस पर काम करेंगे, उसके बाद में आता है उद्देश्य का चुनाव। उद्देश्य का चुनाव मतलब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात द्वितीय चरण में समस्या से जो संबंधित उद्देश्यों का जो चयन किया जाता है वो दो प्रकार से होता है। या तो सामान्य उद्देश्य कि जन साधारण के लिए मैं ये कुछ कार्य करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। या एक विशिष्ट उद्देश्य कि या तो अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान के विकास के लिए, या फिर उसकी खुद की कोई एक ऐसी समस्या है जिस समस्या के वो समाधान चाहता है, इसलिए इस समस्या को लेकर के वो शोध करता है, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है जिसलिए वो एक समस्या का चुनाव किया है या शीर्षक का चुनाव किया है और उस पर अनुसंधान करने वह जा रहा है, ठीक। तीसरी बात आती है उपकल्पना का निर्माण। तो उपकल्पना मतलब क्या, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अर्थात क्या कि इसके अंतर्गत अध्ययन के पूर्व ही अपने ज्ञान के, अपने अनुभव के आधार पर अनुसंधानकर्ता एक अनुमान निकाल लेता है कि अंत में जो मैं ये विषय को लेकर के शोध कर रहा हूँ तो इसके निष्कर्ष क्या प्राप्त होंगे, ये अनुमान के तौर पर भी वो पहले ही उसके निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वास्तविक तथ्य जो हम एकत्रित करते हैं तो वास्तविक तथ्यों के आधार पर जब उस अनुमान की सहायता से हम परीक्षण करते हैं तब जो वास्तव में आखिरी में जो निष्कर्ष आता है हम उस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं उपकल्पना, ठीक। इसे हम उपकल्पना का नाम देते हैं। अगला बिंदु आता है तथ्यों का निरीक्षण एवं संकलन। तो तथ्यों का निरीक्षण एवं संकलन क्या, इसके अंतर्गत पहले हमने लक्ष्य चयन किया, फिर उसके उद्देश्य, फिर हाइपोथेसिस का निर्माण किया। इसके बाद जो काम आता है कि समस्या से संबंधित हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करें।
तो डाटा कलेक्ट करने के दो स्रोत हैं, या तो प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोत जिन्हें हम कहते हैं, या फिर सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक, तो डाटा कलेक्शन करने के बाद में, जैसे एक उदाहरण के रूप में हमने समाज के अंतर्गत कोई एक घटना हुई, तो हम क्या करेंगे, उसके कार्य और कारण से संबंधित हम डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, किसी से क्या कहते हैं सर्वे करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे सर्वे करने के आधार पर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी का साक्षात्कार लेंगे और इस प्रकार से हम जानकारियां इकट्ठी करेंगे। तो वो जो जानकारियां एकत्रित होंगी वो सब डाटा कलेक्शन के अंतर्गत आएंगी। और जब वो डाटा कलेक्ट करते समय हम क्या करेंगे, जो हम हमारे सामने जो तथ्य आ रहे हैं उनका हम साथ में ऑब्जर्वेशन, हम अवलोकन भी करते जाएंगे, उसका निरीक्षण भी करते जाएंगे। लेकिन इन निरीक्षण करते समय, तथ्यों का जब भी हम निरीक्षण कर रहे हैं उस समय एक सावधानी अनुसंधानकर्ता को रखनी चाहिए, वो ये कि वो कम से कम अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों और पक्षपात से रहित होना चाहिए। कि मतलब डाटा कलेक्शन में वो अपनी भावनाएं न डाले, जैसा दिख रहा है वैसा उस डाटा को कलेक्ट करते जाए। ठीक, अगला बिंदु आता है एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण। तो जो हमने डाटा एकत्रित किए हैं, जो तथ्य हम एकत्रित कर लेते हैं, बाद में उन एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण कर हम तथ्यों की समानता और भिन्नता के आधार पर करते हैं, कि कुछ को हम एक वर्ग में, कुछ को उपवर्गों में रखते हैं, ताकि बाद में जब उसका विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण कर उसका वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए हम उसका विश्लेषण सही तरीके से कर सके। इसलिए तथ्यों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। और इस तथ्यों का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग कई पद्धतियां अपनाते हैं, जैसे सांख्यिकी मेथड है और अन्य भी ऐसे आजकल तो कितनी नई नई तकनीक्स आ गई हैं, टेबुलेशन है, सारणी बनाई जाती है और हम उस प्रकार से उन डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब डाटा कलेक्ट हो गए, तथ्यों का निरीक्षण भी हो गया, उपकल्पना भी हो गई, उद्देश्य हो गया, समस्या हो गया, इन सब के बाद में अंतिम हम कहाँ आते हैं, अंतिम आते हैं वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन। यानी इसके अंतर्गत हम जितनी भी हमने सारी प्रोसेस की है, जितना भी हम शोध करके आए हैं, उन सब का हम जनरलाइजेशन करते हैं और किसी भी घटना के संबंध में हम उसका जनरलाइजेशन करने के बाद में, निष्कर्ष निकालने के बाद में अंतिम हमारा काम बचता है नियमों का प्रतिपादन करना। और फिर जब उसका निष्कर्ष निकल जाता है तो हम उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और जब समाधान हमारे सामने प्रस्तुत होता है तब उससे एक नियम हमारे सामने आता है और हम उस नियम को प्रतिपादित एक अनुसंधान कर सकता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति के चरण के अंतर्गत हमने इन 6 बिंदुओं का समावेश किया है और इन 6 बिंदुओं के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता का शोध आखिरी बिंदु तक, एक आखिरी चरण तक पहुंचता है। ठीक है, तो आज हमने वैज्ञानिक पद्धति के चरण के बारे में विस्तृत रूप से समझा है और आगे की चर्चा हम दूसरे बिंदुओं पर करेंगे। धन्यवाद।